हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन देश के लिए, कि देश को वो अपना प्यार मान लें, और नेशनल फीलिंग्स बनाए रखें। देश के लिए प्रेम यहाँ भी इंडिया में भी रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या फिर बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे हैं, जैसे भारत माता को हम मानते हैं, जय हिंद हम बोलते हैं। वो सब भी नेशनल फीलिंग्स रोमांटिक इमेजिनेशन के अंडर में ही हम कंसिडर करेंगे। यहाँ अगर लड़ाई झगड़ा ना हो के कोई दूसरा कोई तरीका है देश को आज़ाद करवाने का और एक इंस्पिरेशन मानने का, तो वो हम इसके थ्रू मानेंगे। यहाँ नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है न केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ, युद्ध या फिर कोई अपनी सीमाओं को ना बढ़ा के यदि नेशनल फीलिंग दिखा रहा है, नेशनलिज्म दिखा रहा है, तो वो कैसे होगा। तो वो बता रहा है कल्चर उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में। नेशन के लिए 3-4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट बताई थी, जैसे लैंग्वेज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चर। ये सब नेशनल फीलिंग दिलाती हैं, और जब लोग इसी से यूनाइट होते हैं तो ये नेशन बनाते हैं। और कल्चर कैसे इवॉल्व होगा? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक के थ्रू। इसी से ये लोग अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। रोमांटिसिज्म, इसको पर्टिकुलरली यदि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म, और उसमें ऑप्शन में आपको कल्चरल मूवमेंट मिलता है, तो इसको टिक मार्क कर दीजिए। यही बिल्कुल सही जवाब है उसका। कल्चरल मूवमेंट होता है रोमांटिसिज्म, और वो पर्टिकुलर फॉर्म है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए। यहाँ रोमांटिक कुछ आर्टिस्ट्स हैं, पोइट्स हैं, वो जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं रीज़न और साइंस। वो तर्क को या विज्ञान को, दोनों को ही मना करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इस देश के लिए प्रेम है तो उसमें कितना है, मेजरमेंट नहीं हो सकता, फैक्ट्स नहीं हो सकते, प्रूव नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को वो मना करते हैं। अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक प्यार है इस देश के लिए, मैं इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो जान देना इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन एनी पैरामीटर्स। तो ये फोकस किस पे कर रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इमोशंस, इंट्यूशंस या मिस्टिकल फीलिंग्स, कि आप अपने इमोशंस कैसे हैं उस देश के लिए, आपकी इंट्यूशन क्या है, अच्छी है, बुरी है। मिस्टिकल फीलिंग्स जो आप बता भी नहीं सकते, किस टाइप का प्रेम है, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, वो अपनापन क्या है उसमें, और इसको अचीव कैसे किया जाएगा, तो वो है कुछ एफर्ट्स के थ्रू। और वो एफर्ट्स होंगे एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, कॉमन कल्चरल पास्ट को देखना पड़ेगा, और उसी को एक बेस बनाना पड़ेगा नेशन के लिए। यहाँ पर हम कल्चर को बेस बनाने की बात कर रहे हैं नेशन बनाने के लिए। एक पिक्चर दिखाई है आपकी बुक में फिगर 8 के रूप में। एक मैसेकर दिखाया है चियोस आइलैंड पे, और फ्रेंच आर्टिस्ट है डेलाक्रॉक्स। ये 1824 में इस पिक्चर को दिखाते हैं। हमने देखा था 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। किससे? ओटोमन एम्पायर से, क्योंकि वो 15th सेंचुरी से उसका हिस्सा हुआ करता था। और जब उन लोगों ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया, उस समय ऑब्वियसली वहाँ के रूलर्स हैं, वो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ दिखाई गई है, एक मास मैसेकर दिखाया गया है। उसमें टर्क्स ने 20,000 ग्रीक लोगों को मार दिया था। विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वो अलग अलग छत बिछत मरी हुई हालत में, अधमरी हुई हालत में दिखाई देंगे। इससे जो रोमांटिक आर्टिस्ट है वो शो क्या करना चाहता है, इतनी बड़ी पिक्चर बनाई है, शो यही करना चाह रहा है, सिंपैथी क्रिएट करवाना चाह रहा है। और ग्रीक लोग जो एग्जाइल में चले गए थे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, वो लोग सिंपैथाइज हुए, इकट्ठे हुए, कल्चर के बिहाफ पे हुए। और उस समय के जो पोइट्स, आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस माना था इसको, और इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए। और बाद में आपने देखा था कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी
और ग्रीक या ग्रीस को आज़ाद कर दिया गया था? कब? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैप के थ्रू देखते हैं चियोस कहाँ है। ये टर्की के पास है चियोस आइलैंड, और ग्रीस यहाँ है इस जगह पे। एक जर्मन फिलोसोफर हैं जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, इनकी ये पिक्चर है। ये दो चीज़ें बताते हैं, एक ट्रू जर्मन कल्चर, तो कल्चर की बात हम पहले भी कर रहे हैं, बस अभी ये जर्मन से हैं तो जर्मन कल्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें कहते हैं कि ये डिस्कवर करना पड़ेगा कॉमन पीपल में, क्योंकि कल्चर किससे बनता है? कॉमनैलिटी से बनता है, कॉमन लोगों से बनता है, और उसको जर्मन लैंग्वेज में डैश वॉल्क बोला जा रहा है। डैश वॉल्क इंटरचेंजेबली वर्ड पूछ लेगा, जर्मन वर्ड क्या होता है, कॉमन पीपल से रिलेटेड होता है क्या, तो एमसीक्यूज़ के लिए एक अच्छा टॉपिक है। और कहता है कि हमें, ये जर्मन फिलोसोफर कह रहे हैं, ये ट्रू जर्मन कल्चर जो कॉमन पीपल के बीच में है, डैश वॉल्क के बीच में है, इसको हमें डिस्कवर करना है। और वो हम डिस्कवर करेंगे थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस। और ये ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन इवॉल्व करेगा लोगों के बीच में, कि यही वास्तविक नेशन है, जिसको नाम दिया गया है फोल्कजाइस्ट। और इन दोनों को पॉपुलराइज करने की बात कह रहे हैं। ये कहते हैं कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग, हमें इस जर्मन फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, डांस की कलेक्शन करनी है और रिकॉर्डिंग करनी है। और यही चीज़ें क्या बनेंगी? फोक कल्चर के लिए फॉर्म्स बनेंगी, और ये एसेंशियल हैं। एक प्रोजेक्ट के रूप में यदि देखें तो नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली जोहान गॉटफ्रीड हर्डर कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं, जो आम लोगों से मिलके बनेगा। एक ट्रू स्पिरिट इवॉल्व होगी थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस। और यदि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें तो वो चीज़ एक नेशन बिल्डिंग के लिए एसेंशियल रूप से काम में आएगी। वो इम्फेसाइज न केवल फोक चीज़ों पे कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियतता देंगे, ज़्यादा एसेंशियलिटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है जो कॉमन लोगों के बीच में है। आप उनको हिंदी, इंग्लिश में आप सोच के देखिए, गांव देहात के लोगों को वहीं के लोकल बोलियों के रूप में समझानी पड़ेंगी बातें। आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ के उनको समझा नहीं सकते हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि कोई पहुँच बनाई जा सकती है किसी चीज़ के थ्रू, तो वो है लैंग्वेज। और उसमें भी वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो डायलेक्ट्स होते हैं, आम बोलचाल की भाषा, और कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, जितने भी लोकली चीज़ें जो अपनाई जा रही हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। ये इसलिए है कि हम ना केवल एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जिंदा रख रहे हैं, बट आज के समय के मॉडर्न नेशनलिस्टिक मैसेज को भी कन्वे कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जा रही हैं। अगर ज़्यादातर जो लोग इलिटरेट हैं उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है? वो है वर्नाकुलर लैंग्वेज और लोकल फोकलोर। अगर हम एग्जाम्पल से समझें केवल पोलैंड के, तो देखिए पोलैंड का पार्टीशन हो गया था एंड ऑफ 18th सेंचुरी में। किसने किया? ग्रेट पावर्स ने, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इन तीन बड़ी पावर्स ने इसका पार्टीशन किया था, अलग अलग बांट लिया गया था। तो पोलैंड अभी इंडिपेंडेंट तो था नहीं। नेशनल फीलिंग्स को वो कैसे जिंदा रख रहे थे? केप्ट अलाइव ओनली थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब यहाँ भी कल्चर का ही हिस्सा है दोनों। चलो, लैंग्वेज को हम कल्चर में भी इंक्लूड कर रहे हैं और सेपरेटली भी देखेंगे, बट म्यूज़िक उसमें एक हिस्सा है। तो एग्जाम्पल से बताता है कि एक और आर्टिस्ट हैं कैरोल कुरपिंस्की, वो नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं थ्रू ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओपेरास, म्यूज़िक और फोक डांसेस को बदल कर एक नेशनलिस्टिक सिंबल बना रहे हैं। और वो भी पर्टिकुलरली कौन से पोलोनाइस और मजूरका। कैरोल कुरपिंस्की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज, जो अभी तक हम कल्चर देखते आ रहे थे, वैसे ही लैंग्वेज को भी देखते हैं। लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को बनाए रखने में। अब आपके पास हिंदी है, आप हिंदी बोलते हैं, और हो सकता है आप इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान भी देते हो,
बट यदि जिस दिन आपको ये मना कर दिया जाए कि आज से हिंदी नहीं बोलेंगे, आप आज से हिंदी ना ही लिख पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे, तो आप तरसने लगते हैं। आप सोचिए, आप दूर देश में चले गए हैं और वहाँ पर हिंदी भाषी लोग यदि आपको मिल जाते हैं तो आप कितना अपनापन महसूस करते हैं वहाँ पे। तो वही लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है। रशियन ऑक्यूपेशन जब पोलैंड पे हो गया था उसके बाद की बात करते हैं, तो उनसे उनकी पोलिश लैंग्वेज छीन ली गई, स्कूलों से फोर्स्ड आउट कर दी गई, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई। जहाँ जिसका रूल होगा वही लैंग्वेज इम्पोज की जाएगी। 1831 में हालांकि पोलैंड के लोगों ने कुछ आर्म्ड रिबेलियन किया रशियन रूल के खिलाफ, बट क्या हुआ, इतना बड़ा रूल था, अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया। वहाँ की कुछ मेंबर्स थे क्लर्जी के, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, कि हम इसको अपना के रहेंगे। पोलैंड में पोलिश यूज़ की गई चर्च गैदरिंग्स के लिए और जितने भी सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी उसके लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, चर्च गैदरिंग्स के लिए और ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। परिणाम तो गलत होने ही थे, तो रिजल्ट में क्या किया गया, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया या फिर उनको साइबेरिया में एज ए पनिशमेंट भेज दिया गया फॉर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज। तो पोलिश लैंग्वेज अब उनके लिए क्या बन गया था, एक सिंबल बन गया था स्ट्रगल के लिए कि रशियन डोमिनेंस का हमें अब विरोध ऐसे ही करना है। कैसे, लैंग्वेज के थ्रू ही विरोध करना है। थोड़ा मैप के थ्रू देखते हैं कि पोलैंड रशियन का हिस्सा हो गया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना 1815, और यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है साइबेरिया। साइबेरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होती हैं, इसलिए यहाँ पर, और दूसरा रशियन लैंग्वेज है और कोई भाषा नहीं बोली जाएगी। आज के समय में भी रशिया का ही ये हिस्सा है। सो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।